हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम आपको सुना रही हूँ अपने नावल प्यार है या सज़ा की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी वहीं से शुरू करने से पहले आपसे यही कहूँगी कि देखिए, अब थोड़ी सी स्टोरी बची है। तो जो भी मेरे नए सुनने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद शुरू होने वाली है इंटरनेट लव की बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी। तो पुराने सुनने वालों को थैंक यू कहती हूँ और नए सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल नावल कॉर्नर अंजुम को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ, सुनिए। आज पंडित जी शादी का शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं। सरिता और साहिल की। सुभाष और प्रेमा बहुत खुश हैं, वहीं सरिता बेहद उदास है। दर्द है कि आंखों से छलक जाना चाहता है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही है। पंडित जी 20 दिन बाद का मुहूर्त निकालते हैं। 21वें दिन फेरे और विदाई। प्रेमा ने खुश होकर सुभाष और पंडित जी का मुंह मीठा कराया और पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया। सरिता अपने कमरे में चली आई। कान्हा की तस्वीर से बोली, यही चाहते थे ना तुम। देखो मैं कितनी खुश हूँ। और बड़े बड़े आंसू आंखों से बहने लगते हैं। देखो ये खुशी के आंसू हैं। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई सागर, अब तो तुम खुश हो ना। प्रेमा और सुभाष पूनम को फ़ोन करके खुशखबरी देते हैं कि पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाल दिया है। पूनम कहती है, भैया मुबारक हो। मैं साहिल और उसकी मम्मी को आज ही फ़ोन करके ये खुशखबरी सुना देती हूँ। साहिल का तो 2-4 बार फ़ोन भी आ चुका है। वह बड़ी बेसब्री से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा था ज़्यादा इंतज़ाम के खर्च में ना पड़े, किसी मंदिर में ही सिंपल तरीके से कन्यादान कर दें बस। वो बाद में पूनम में अपनी शादी की बड़ी सी पार्टी देना चाहता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। बस अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाकी सब कान्हा पर छोड़ दें। सुभाष बोला, लेकिन पूनम, हम यूं ही सरिता को खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकते। प्रेमा ने कुछ गहने तो पहले ही बनवा लिए थे, अब तुम आकर कुछ कपड़े और गहने खरीद लो तो मुझे खुशी होगी। आखिर सारी उम्र उसकी शादी के सपने देखे हैं, यूं खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा ना अपनी सरिता को, सुभाष ने कहा। फ्रेंड्स, लाइट चली गई है। भैया मैं 2-4 दिन पहले ही आ जाऊंगी, पूनम ने कहा। आप चिंता बिल्कुल ना करें। पूनम, तुमने हमारे लिए साहिल जैसा दामाद ढूंढकर बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर, सुभाष ने भर्राए गले से बोला। पूनम बोली, क्या कह रहे हो भैया, क्या सरिता मेरी बेटी नहीं है। यूं कहकर मेरा प्यार का अपमान मत कीजिए, कहकर फ़ोन रख देती है। रजनी बहुत परेशान है। सागर से बात करके उसे लग रहा था कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है जो सागर उससे छिपा रहा है। क्या वजह हो सकती है उसके ऐसे व्यवहार की। वैसे उसका नेचर तो वो जानती है, हमेशा खुशी ही बांटता है और हर गम खुद ही सहता है। बचपन से ऐसा ही है वो। हमेशा सागर रजनी की गलती अपने सिर ले लेता था और पापा की डांट खा लेता था और कभी भी शिकायत नहीं करता था। रजनी का मन उलझ रहा था। जी चाह रहा था अभी चली जाए सागर के पास, लेकिन प्रकाश भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वो ऐसे में जा भी नहीं सकती थी। क्या करे, कैसे पता लगाए। रामू काका तो हमेशा कहते हैं सागर बाबा खुश हैं, हमेशा काम में बिजी रहते हैं। रामू काका को कुछ पता है, लेकिन वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं शायद। कितने सवाल रजनी के दिमाग में हलचल मचा रहे थे। मुझे रामू काका से ही पता लगाना होगा, यह सोचकर फ़ोन लगाती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो शाम को फिर फ़ोन लगाती है। रामू काका फ़ोन उठाते हैं। हाँ बोलो रजनी बिटिया, कैसी है और हमारी प्यारी सी छोटी बिटिया कैसी है। रजनी बोली, ठीक है काका, और मैं भी ठीक हूँ। आपको मेरी कसम सब सच सच बताइए। सागर ठीक है ना। आप कुछ छिपा रहे हैं क्या मुझसे, बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। आप इसे अपनी छोटी मालकिन का हुक्म समझिए और मुझे सब सच बताइए। सच क्या है बताइए मुझे, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सागर की तबीयत तो ठीक है या कोई और बात है जो वो मुझसे छिपा रहा है। लगभग चीख ही पड़ी थी रजनी और उसके बातों में गुस्सा भी झलक रहा था। रामू काका ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सागर ने उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया और रजनी की बात सुनने लगा। रजनी चीख रही थी, आपने ज़रूर मुझसे कुछ छिपाया है। सच क्या है बताइए रामू काका, प्लीज़ बताइए मुझे।
लेकिन सागर बिना कुछ बोले फ़ोन रख देता है। रामू काका अपने आंसू पोंछकर चले जाते हैं। अब सागर ऑफिस नहीं जाता, घर पर ही रह रहा है। अब तो नाम मात्र का खाता पीता है, बस हमेशा सरिता की तस्वीर के सामने आंसू बहाता रहता है। तो कभी जब ज़्यादा दिल घबराता है तो टेरेस पर जाकर चांद तारों से बातें करता है। बहुत ही कमज़ोर हो गया है। रामू काका उसे इस तरह देख देख कर रोते रहते हैं। सागर कभी कभी निर्मला और नितिन से बात कर लेता था। उनका लास्ट ईयर था, वो उनकी फीस एडवांस जमा करा चुका था। एक फ़र्ज था बड़े भाई का जो निभा रहा था, बस प्यार का फ़र्ज ही अधूरा छोड़ आया था। अपनी बची हुई सांसें बस सरिता की यादों के साथ ही गुजारना चाहता था। महेश अंकल भी आए थे, तसल्ली दे रहे थे। बेटा, पैसों की फ़िक्र मत करना, मैं कोई गैर नहीं हूँ, बस आराम करो, मेरी कंपनी तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ। रजनी कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सागर ने अपना फ़ोन बंद कर रखा था। अब तो रामू काका भी फ़ोन नहीं उठा पाते थे। प्रकाश भी बाहर गया है, करे तो क्या करे। रजनी बेहद ही परेशान है और कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज हल्दी की रस्म है, वक्त पंख लगा के उड़ गया था। सरिता के सभी करीबी रिश्तेदार आ चुके हैं। कल मेहंदी, फिर परसों फेरी की रस्म के लिए मंदिर जाना होगा। सरिता ने पूरी तरह खुद को तैयार कर लिया है, झूठी खुशी का लबादा ओढ़ लिया है, प्रेमा और सुभाष को धोखा देने के लिए। सबके सामने तो हंसती थी, लेकिन अकेले में आंखों से आंसू नहीं रुकते थे और वो बरस जाते थे। वह आंसुओं को रोक नहीं पाती थी। आज मेहंदी की रस्म भी हो चुकी। सरिता का दुल्हन का जोड़ा आ चुका था, सुर्ख लाल रंग का, बहुत ही महंगा और कामदार कढ़ाई वाला। इस रंग में जीवन के कितने रंग छिपे होते हैं, साथ में डायमंड ज्वेलरी। साहिल ने सारा सामान अपनी पसंद से खरीदा था, पूनम ही लेकर आई थी। प्रेमा खुश होकर सबको दिखा रही थी। सरिता की आखिरी रात थी इस घर में। पूनम का चांद खिला था, वो आंगन में बैठी चांदनी रात में अपने हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी। सुर्ख लाल रंग से सजे थे उसके हाथ, जैसे अरमानों का खून झलक आया हो। काश मेहंदी सागर के नाम की लगी होती तो कितना अच्छा होता। रस्में तो हो रही हैं, दुल्हन भी बन रही है, हर तरफ रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ हैं, लेकिन दिल की दुनिया तो बेरंग और वीरान पड़ी है। बहुत देर तक चांद को देखती रही सरिता, रह रहकर सागर का मुस्कुराता चेहरा और वो शरारती आँखें। वो दुल्हन बनी सेज पर बैठी है। उस दिन चंपा की वेणी पिरोते हुए जागती आंखों से जो हसीन सपना देखा था, मन के आंगन में फिर वही सपना हलचल मचाने लगा था। आंखें नम हो आई थीं। सपना तो सपना ही रह गया, अब तो हकीकत से सामना करना है तुझे। उससे समझौता कर ले सरिता, कल तू साहिल की पत्नी बन जाएगी, तुझे पत्नी धर्म भी निभाना होगा। बीती यादों को दिल की गहराई में दफना दे और वर्तमान में जीने की कोशिश कर, इसी में सबकी भलाई है। सरिता का अंतर्मन उससे कह रहा था। वो इसी अंतर्द्वंद में बैठी एकटक चांद को देख रही थी। सारी रात सो नहीं पाई, करवटें बदल बदल कर ही सुबह हो गई थी। माधुरी सरिता को छेड़ रही थी। आज उसने सरिता के लिए चंपा की वेणी बनाई थी। दुल्हन का जोड़ा पहनकर माधुरी ने सरिता के बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाया था, माथे पर डायमंड की बिंदिया और भारी ज्वेलरी पहना दी थी। सरिता साक्षात अप्सरा लग रही थी, लेकिन आंखें खामोश ही थीं। होठों पर तो झूठी हंसी सजा ली थी, लेकिन आंखों से दिल का हाल नहीं छिप पा रहा था। माधुरी उसे देखकर बोली, सरिता, आज तेरी आंखों में जहाँ सतरंगी सपनों की चमक होनी चाहिए, वहीं पिया मिलन के एहसास से एक बहकापन और मधोसी जो हर दुल्हन की आंखों में ही आ जाती है, मुझे क्यों नज़र नहीं आ रही है। सरिता, अचानक ही सही, लेकिन शादी तो तेरी खुशी से ही हो रही है, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू दिल से खुश नहीं है। कुछ ना कुछ दर्द और गम है जो तुझे अंदर से खाए जा रहा है। सरिता खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। वही मधु, नहीं मधु, बस तुम सबको छोड़कर जाने के ख्याल से ही यूँ उदास लग रही हूँ। क्या करूँ, यूँ अचानक एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। माधुरी उसके बालों में चंपा की वेणी लगाने लगती है। सरिता उसे मना कर देती है। अब इन बालों में चंपा के फूलों की वेणी कभी नहीं लगेगी माधुरी। माधुरी हैरान हो जाती है और कहती है, क्यों, तुझे तो इतनी पसंद है इसकी महक, तू तो हमेशा ऐसे ही लगाती है, फिर आज तो तू दुल्हन बनी है और वेणी तो दुल्हन का खास श्रृंगार होता है, फिर क्यों रोक रही है मुझे। सरिता मधु को समझाती है, मैं इन बातों में अब साहिल की
मैं इन बालों में अब साहिल की लाई वेणी ही लगाऊंगी। इस चंपा के फूलों की महक अपने साथ नहीं ले जाना चाहती और वेणी लेकर कान्हा की तस्वीर के सामने रख देती है। इसकी महक मुझे तुम्हारी सांसों की खुशबू का एहसास दिलाती है सागर, इसीलिए मैंने इसे लगाना छोड़ दिया है। इस तरह खुद से इस एहसास को दूर कर दिया है, मन ही मन कहती है। सरिता दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लगती है। माधुरी इसे काला टीका लगाती है, किसी की नज़र न लगे बन्नों को। सरिता को लेकर बाहर आती है। सुभाष दुल्हन बनी सरिता को निहारता है। प्रेमा बोली, देखिए जी, आज हमारा सपना पूरा हुआ। आज हमारी सरू दुल्हन बनी है। सरिता की बलाएं लेती है, प्यार से उसका माथा चूमकर उसे गले लगाती है। सरिता फिर सुभाष के सीने से लग जाती है। मेरी सरू का जीवन इसी रूप की तरह हमेशा चमकता रहे, खुशियों के रंग से हमेशा खुश रहे। मेरी बच्ची, शिव जी की कृपा बनी रहे। सुभाष नम आँखों से आशीर्वाद देता है और फ़ोन की तरफ बढ़ता है क्योंकि फ़ोन बजने लगा था। पूनम उठाती है, साहिल का फ़ोन था। पूनम कहती है, साहिल बेटा, तुम सीधे कृष्ण मंदिर पहुँचो, हम लोग भी जल्दी ही आ रहे हैं। पूनम प्रेमा से बोली, भैया भाभी जल्दी चलिए, साहिल मंदिर पहुँचने वाला है। सरिता एक नज़र भरकर अपने घर को देखती है और फिर चंपा के पेड़ को उसकी शाखाएं हिलने लगती हैं और ढेर सारे फूल सरिता पर झड़ते हैं। वो सब गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंचते हैं। वहीं फेरों के लिए पहले से ही लगा होता है सारा इंतज़ाम। प्रकाश और रजनी उनके स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद थे। साहिल और शालिनी और कुछ लोग ही साथ होते हैं। मोहिनी देवी नहीं आती हैं। साहिल जानता था मम्मी की अर्जेंट मीटिंग थी जो उसकी शादी से भी ज़्यादा ज़रूरी थी। उन्हें तो अपनी खुशियाँ ज़्यादा प्यारी थीं, लेकिन शालिनी खुश थी। वो साहिल की शादी में पूरा इंटरेस्ट ले रही थी। साहिल बार बार गेट की तरफ देख रहा था। आखिर साहिल का इंतज़ार खत्म हुआ और सरिता की गाड़ी आकर गेट के सामने रुक गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी को यहीं स्टॉप देती हूँ। कल फिर अगले वीडियो में आगे की कहानी के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।